Dear student, a very good morning to all of you. As you know, we will that we are discussing about the arrest of a person, chapter 5th of BNSS. We have already uploaded two video regarding the same. Under that video, we have already discussed section 35, in which we have discussed when police may arrest a person without warrant, and 36 procedure of arrest and duties of the police officer making arrest, 37 designated police officer. Thereafter we have discussed section 38, which talks about the rights of a arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation, and thereafter we have discussed section 39 of BNSS, which talks about the arrest on refusal to give name and residence. Now we are going to discuss the rest of the other section regarding the same. Section 14 talks about the arrest by private person and procedure on such arrest. यहाँ पर जो बात की गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की गई है कि पुलिस ऑफिसर हैव ए पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स इन विच पुलिस मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द वारंट्स. अंडर सेक्शन 40 टॉक्स अबाउट द अरेस्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, यानी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं, एक कॉमन व्यक्ति को अधिकार है कि वो कुछ परिस्थितियों के रहते हुए वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है. ये सेक्शन 14 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट. कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो है, प्राइवेट का व्यक्ति का मतलब है एक साधारण आदमी जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है या कोई और अदर ऑफिशियल्स नहीं है, वो व्यक्ति की बात हो रही है. और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन, एक प्राइवेट व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस, जो उसकी उपस्थिति में जो है कमिट अ नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस अगर करता है, ऐसा ऑफेंस जो जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, जो 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 बीएनएसएस के शेड्यूल में जो है, शेड्यूल 1 में नॉन वैल्यूएबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है, या एंड कॉग्निटिव ऑफेंस, जो जाहिर सी बात है जो कॉग्निटिव ऑफेंस होगा वो नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस होगा, नहीं संज्ञेय अपराध कमिट करता है या कोई ऐसा अपराध कमिट करता है जो नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, और एनी प्रोक्लेम अफेंडर. यानी 3 की बात की गई दोस्तों, या तो वो व्यक्ति प्रोक्लेम अफेंडर है, या तो वो व्यक्ति नॉन वैल्यूएबल वाला कोई ऑफेंस कर रहा है, या कॉग्निटिव ऑफेंस करता है किसी प्राइवेट व्यक्ति के सामने. तो ऐसे स्थिति में प्राइवेट व्यक्ति को पास राइट है कि विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन 6 आवर्स फ्रॉम सच अरेस्ट, कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, और गिरफ्तारी करने के बाद 6 घंटे के भीतर शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर, और इन द एब्सेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. डियर स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से सुने तो ये सेक्शन 40 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, प्राइवेट व्यक्ति के सामने कोई ऐसा व्यक्ति कोई अपराध कमिट करता है जो नॉन वैल्यूएबल है, जो संज्ञेय है, या जो प्रोक्लेम अफेंडर है, यानी 3 की बात बताई गई है कि नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस अगर करता है उसके सामने, या कॉग्निटिव ऑफेंस करता है, या फिर प्रोक्लेम अफेंडर है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो है वो अरेस्ट कर सकता है. और जैसे ही वो अरेस्ट करेगा, यानी विदाउट एनी नेसेसरी डिले, विदाउट अननेसेसरी डिले, वो तुरंत जो है वो उसे पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा. और यहाँ पर टाइम लिमिट भी बताई गई है 6 घंटे, बट विद इन, यहाँ पर बात की है विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन 6 आवर फ्रॉम सच अरेस्ट. उस अरेस्ट करने के जब जिस समय वो उसे अरेस्ट किया है उस समय से मैक्सिमम 6 घंटे के भीतर जो है वो उसे तुरंत जो है वो पुलिस ऑफिसर को सौंप देगा. और अगर पुलिस ऑफिसर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो नियरेस्ट पुलिस थाना है वहां पर जाके इस व्यक्ति को सौंप देगा. यानी कि 6 घंटे के से ज्यादा किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपने पास रख सके. उसे तुरंत जो है कोशिश ही करनी चाहिए कि तुरंत पुलिस ऑफिसर को सौंप दे. पुलिस ऑफिसर नहीं है तो नियरेस्ट जो है वो उसकी कस्टडी जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को वो दे देगा. सेक्शन 40 का क्लॉज 2 कहता है इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव, यदि कोई विश्वास करने का कारण है, दैट सच पर्सन कम अंडर प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ द 35, अ पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन कस्टडी.
जैसे ही पुलिस ऑफिसर को लगता है, यानी विश्वास करने का उचित कारण है कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, वो 35A के अंतर्गत बताए गए किसी भी ग्राउंड के आधार पर वो गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस ऑफिसर तुरंत जो है ऐसे व्यक्ति को पुनः अरेस्ट कर अपनी कस्टडी में रख लेगा। यानी प्राइवेट व्यक्ति जो लाया है उसे तुरंत उसकी कस्टडी पुलिस ऑफिसर जो है वो तुरंत ले लेगा। 40 का सब क्लास 3 कहता है इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव, यहां पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है, दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस, यानी जो प्राइवेट व्यक्ति जो गिरफ्तार करके लाया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लाया है उसने कोई नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस किया है, जो असंज्ञेय श्रेणी का है, जो कम गंभीर प्रकृति का अपराध है, एंड ही रिफ्यूजेस ऑन द डिमांड ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस। अब पुलिस ऑफिसर अगर उससे पूछता है नाम पता, तो वो नाम पता नहीं बताता है, और गिव अ नेम और रेजिडेंस, या नाम या पता बताता है, विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, जिससे कि उस ऑफिसर को लगता है, विश्वास करने का पर्याप्त कारण है, टू बी फॉल्स, कि वो जो नाम पता बता रहा है वो गलत बता रहा है, या तो पहले तो लिखा हुआ नाम पता नहीं बताता है, या नाम पता बताता है तो गलत बता रहा है, और उस पर पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है, ही शैल बी डेल्ट विद अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, जो 39 में हमने प्रावधान में देखा था कि पुलिस ऑफिसर को कोई व्यक्ति नाम असंज्ञेय अपराध किया है, नाम पता नहीं बताता है, तो पुलिस अधिकारी जो है उसे गिरफ्तार करके तब तक रख सकता है जब तक कि उसका नाम पता वो ज्ञात न कर लेता है। तो यहाँ पर सेक्शन 39 की बात की गई है, बट इफ देयर इज ए नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, अगर कोई व्यक्ति जो देन ही शैल बी एट वंस रिलीज, यानी पुलिस अधिकारी को लगता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार करके लाया गया है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो तुरंत उसे वो रिलीज कर देगा। अगर आप पुनः इसको रिपीट करना चाहें तो ऐसे है कि जहां भी पुलिस ऑफिसर को लगे कि किसी व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस किया है और कोई प्राइवेट व्यक्ति उसे अरेस्ट करके उसके पास लाया है, और पुलिस अधिकारी उसका नाम और पता पूछा लेकिन वो नहीं बताता है, या बताता है तो वो सही नहीं बताता है, उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है पुलिस अधिकारी के सामने कि जो नाम पता बता रहा है वो सही नहीं बता रहा है, तो सारा का सारा यहाँ पर 35 वाला सेक्शन जो है वो रिपीट होगा कि अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध पुलिस अधिकारी के सामने करता है, नाम पता नहीं बताता है, तो पुलिस अधिकारी को जो है उसे गिरफ्तार करने का पूरा राइट्स होता है। यानी सेक्शन 39 के सारे प्रावधान जो है उस पर अप्लाई करेंगे। पुलिस अधिकारी नाम पता न बताने पर गिरफ्तार कर सकता है, और अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है तो तुरंत उसे वो छोड़ देने का उसको छोड़ देने का आदेश दे सकता है, या उसको छोड़ सकता है। अब आइए सेक्शन 41 में कहा गया है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। यहाँ प्राइवेट व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ अब मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। When any offense is committed in the presence of a magistrate, यानी कोई मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई भी अपराध कमिट किया जाता है, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है, यानी एसडीएम, डीएम या एडीएम अगर का कोई रैंक का कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो उसकी बात की गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो पावर है ही है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है विद इन हिज लोकल जुडिशन। शर्त यह है कि उसकी लोकल जुडिशन के भीतर होना चाहिए, यानी कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसा है जो अपने लोकल जुडिशन के अंतर्गत, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, ही में हिमसेल्फ अरेस्ट, या तो वो व्यक्ति को खुद ही अरेस्ट कर सकता है जो उसके सामने कोई अपराध कमिट करता है, तो या तो खुद कमिट करेगा, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट, यानी किसी और व्यक्ति को जो वहां पर खड़ा है उसे कहेगा कि आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट द ऑफेंडर एंड मे देयरअपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरइन कंटेन एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। यहाँ इसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि अगर कोई भी ऑफेंस मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, साथ ही साथ उसके अपराध जो है उसके लोकल जुडिशन में होना चाहिए, तो वो खुद उसे अरेस्ट कर सकता है या किसी व्यक्ति को कर सकता है कि वो अरेस्ट कर सकता है, और जब अरेस्ट करके उसे जो है वो पुलिस की कस्टडी में वो सौंप सकता है सब्जेक्ट टू द प्रावधान ऑफ द बेल। यहाँ सेक्शन 41 का सब क्लॉज 2 ये कहता है एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, यानी कि चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, मे एट एनी टाइम अरेस्ट, किसी भी समय वो अरेस्ट कर सकता है, और डायरेक्ट टू अरेस्ट या अरेस्ट करने का आदेश दे सकता है इन हिज प्रेजेंस, अपने उपस्थिति में, विद इन हिज लोकल जुडिशन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट
he is competent at the time and in circumstances to issue a warrant। यानी कि सेक्शन अगर आप 41 का सब क्लास 2 ये देखें तो इस बात स्पष्ट कर दी गई है, कोई मजिस्ट्रेट चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, किसी भी समय अपने सामने अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई अभी अपराध किया है, तो उसे खुद गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए उस समय और उन परिस्थितियों में वो वारंट जारी करने में सक्षम है। यानी मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है या आदेश दे सकता है, वही मजिस्ट्रेट कर सकता है, आदेश दे सकता है जो उस परिस्थितियों में या उस समय जो है उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू करने में सक्षम है, यानी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट होना चाहिए। अब आइए सेक्शन 42 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। इसको ये बहुत ही आसान सा सेक्शन है दोस्तों। नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 35 एंड सेक्शन 39 टू 41, यानी कि सेक्शन 35 में किसी बात के होते हुए भी या फिर सेक्शन 39 टू 41 के किसी बात के होते हुए भी नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन, केंद्र के अधीन आने वाले आर्म फोर्सेज का कोई भी सदस्य, यानी कोई भी सेना का सशस्त्र बलों का अधिकारी व्यक्ति या पदाधिकारी या सैनिक वगैरह है, शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन और परपोर्टेड टू बी डन बाय हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्सेप्ट, यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे समझने का प्रयास करिए दोस्तों कि सेक्शन 35 और के किसी बात के होते हुए भी या फिर सेक्शन 39 से लेकर 41 तक किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अगर अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में यानी ऑफिशियल ड्यूटी के अंतर्गत कोई कृत्य कर रहा है या कोई कृत्य करता है तो उसे बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कभी सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़े जो अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कोई कृत्य करता है जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन अति आवश्यक है। विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस हैज नो पावर और एनी अदर पर्सन हैज नो पावर टू अरेस्ट अ मेंबर ऑफ ए आर्म फोर्सेस। सेक्शन 42 का सब क्लास 2 ये कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरी ऑफ ए मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एज द केस मीन। कुछ और भी इसमें इसलिए और बातें बताई गई है, इसको ध्यान समझिएगा दोस्तों। राज्य सरकार जो है नोटिफिकेशन के द्वारा या अपने राज्य के भीतर कोई भी स्पेशल फोर्सेस को बना सकती है और ये जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह जो है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि अपने स्टेट में कोई भी आर्म फोर्सेस को का जो है स्पेशल आर्म फोर्सेस का गठन कर सकती है जो स्पेसिफिक पर्पजेज में जो है स्टेट के काम आए, जैसे चुनावों की ड्यूटी के दौरान या कोई दंगा के दौरान या कोई स्पेशल व्यक्ति स्पेशल कोई केस है उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। जैसे यूपी में देखें तो पीएससी वगैरह का जो स्पेशल जो है स्पेशल निर्माण किया गया है तो पर्टिकुलर ओकेजन में उसे बुलाया जाता है। तो ऐसे आर्म फोर्सेस के लिए भी प्रावधान किया गया है कि अगर उसके मेंबर को भी अगर कोई गिरफ्तार करना हो तो ऐसे स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वो सेना आ रही है या आर्म फोर्सेस के मेंबर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ऐसे सशस्त्र बलों का गठन किया है अपने स्टेट की सुरक्षा के लिए या स्टेट के कार्य में आने वाले किसी मामले के लिए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तार करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी आवश्यक है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन बताई गई है। प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 43। इसको ध्यान समझिएगा कि ज्यादातर जुडिशरी के एग्जामिनेशन में सेक्शन 43 से तमाम सवाल बनते हैं। अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट किसी व्यक्ति को किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 में, इन मेकिंग अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट करने के दौरान अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जा रहा है तो ऐसी स्थिति में और
अदर पर्सन मेकिंग द सेम, यानी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है या कोई अन्य व्यक्ति जिससे कि सशक्त किया गया है कि वो गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को, तो अगर वो गिरफ्तार करने जा रहा है तो शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और बाय एक्शन। देखिए दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो आर्टिकल 21 का वो वायलेशन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता है, जो कि भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त एक मूल अधिकार है। यानी कि किसी व्यक्ति को प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के अधीन इतर जो है उसे अरेस्ट या गिरफ्तार या उसके दैहिक स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यहाँ पर बात गिरफ्तारी की हो रही है, यानी कि उसकी दैहिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर साफ साफ किया गया है कि पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसे उस व्यक्ति को जिससे गिरफ्तार करना उसे शब्दों के माध्यम से, यानी बताया गया ओरल इंटीमेशन दिया जाएगा कि भाई देखो, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं और आप जो है हमको अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, और यानी कि आप अपने आप को मेरे को सबमिट कर दीजिए। और अगर व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपने आप को सरेंडर करता है और पुलिस अधिकारी के सामने अपने आप को सबमिट कर देता है, तो फिर पुलिस अधिकारी जो है उसे कतई कोई भी टच वगैरह, उसके शरीर को टच वगैरह नहीं करेगा। यानी साफ साफ किया गया है कि अगर वो खुद ही सबमिट कर देता है तो ऐसी स्थिति में जो है पुलिस अधिकारी जो है उसे न तो टच करेगा न तो कन्फाइन करेगा। लेकिन अगर वो टच और कन्फाइन तभी करेगा जब वो पुलिस अधिकारी के सामने जो है वो अपने को सबमिट नहीं करता है, अपने को रिसिस्ट करता है, तब वो चाहे तो टच या फोर्स यूज या कन्फाइनमेंट का प्रयोग कर सकता है। यानी कि कोई पुलिस अधिकारी से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है सबसे पहले ओरली बता दे कि भाई देखो, तुमको अब गिरफ्तार करने आए तो अपने आप को सबमिट कर दो। अगर सबमिट कर देता है तो पुलिस उसे टच या कन्फाइन नहीं करेगा, और सबमिट नहीं करता है तब वो जो है वो आगे उचित बल का प्रयोग कर सकता है। प्रोवाइडेड यहाँ कहा गया है वेयर अ वुमेन इज टू बी अरेस्टेड, जहां भी कहीं एक महिला को गिरफ्तार किया जाना है, यहाँ पर अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कंट्री, यानी कोई सर्कमस्टांसेस जो है विपरीत परिस्थितियां अगर नहीं है तो हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम। जैसे ही वो उसे बताता है कि वो अरेस्ट करने आया है और वो अपने आप को सबमिट कर देती है तो फिर उसे अरेस्ट मान लिया जाएगा। सिर्फ बोलने मात्र से ही कि वो अपने आप को सबमिट करी उसे अरेस्ट मान लिया जाएगा। एंड अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर, और अगर परिस्थितियां विपरीत नहीं है, और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज ए फीमेल, अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो फीमेल है, द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर है, वो बता रही है कि भाई मैं तुम्हें अरेस्ट करने आई हूँ और तू अपने आप को मेरे को सबमिट कर दो, और वो महिला सबमिट कर देती है, तो पुलिस अधिकारी जो है, महिला पुलिस अधिकारी उसे टच नहीं करेगी। यानी कि दोनों ही क्लास में कहा गया कि मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर स्वेच्छा से वो अपने आप को सबमिट कर देता है जो पुलिस अधिकारी उसे अरेस्ट करने आया है, तो फिर पुलिस अधिकारी जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो ना मेल को टच करेगा, ना तो फीमेल को टच करेगा, ना मेल को कन्फाइन करेगा, ना तो फीमेल को कन्फाइन करेगा। सब क्लास 2 में कहा गया है इफ सच पर्सन फोर्सफुली रिसिस्ट द इंडिविजुअल ऑफ अरेस्ट, यानी कि अगर व्यक्ति जो है जिसे अरेस्ट किया जाना है, अगर वो अपने अरेस्ट का विरोध करता है, उस जोर जबरदस्ती करता है, और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, यानी अरेस्ट से बचकर निकलने का प्रयास करता है, भागने का प्रयास करता है, अपने अरेस्ट को बचने का प्रयास कर रहा है, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पुलिस अधिकारी को यह पावर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रिसिस्ट कर रहा है, अपने आप को अरेस्ट का विरोध कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी को पावर है कि वो पर्याप्त फोर्सेस या नेसेसरी फोर्सेस जो उसको जितना कि उसको अरेस्ट होने की आवश्यकता है उतने फोर्सेस का वो इस्तेमाल कर सकता है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। अब आइए तीसरा जो सब पढ़ा जाता है, द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस के प्रकृति और ग्रेविटी को देखते हुए यूज हैंडकफ, यानी हथकड़ी का, हैंडकफ का मतलब होता है हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, वाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन,
एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार करके उसे हथकड़ी, याद रखिएगा सेक्शन 44 दोस्तों आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपने डिसीजन में कहा है कि कभी भी हैंडकफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा अगर आपराधिक परिस्थितियों को छोड़ते हुए। ये संहिता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उसके इस निर्णय के विरुद्ध जो है ये संहिता कुछ स्पष्ट रूप से कर दिया गया किन किन अपराधों में पुलिस अधिकारी पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू यूज हैंडकफ ऑफ ए पर्सन, यानी कब और किन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी को अधिकार है कि वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रही है उसे जो है हथकड़ी पहना सकती है। यानी कि यहाँ कम से कम 14 ऐसे अपराध बताए गए हैं जिसमें कि पुलिस अधिकारी जो है वो हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर है किन किन अपराध के मामले में हथकड़ी का प्रयोग करेगा कि वाइल प्रोड्यूसिंग, या तो पुलिस अधिकारी जो है वो अरेस्ट करते समय हथकड़ी लगाएगा, या फिर वाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, यानी कोर्ट ले जाते वक्त वो हथकड़ी का प्रयोग है। 2 जगह हथकड़ी का प्रयोग करेगा दोस्तों, या तो अरेस्ट करके अरेस्ट करेगा उस पर हथकड़ी लगा देगा, या जब वो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने जा रहा है उस दौरान वो हथकड़ी लगाएगा। हु इज हैबिचुअल और रिपीटेड ऑफेंडर, यानी पहला बताया गया है कि वो उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाया जाएगा जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार अपराध कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हथकड़ी लगाया जाएगा। और हु एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, जो पुलिस की सुरक्षा से भाग रहा है। और हु हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कोई भी व्यक्ति जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने में संलिप्तता उसकी पाई जाती है तो उसको हथकड़ी लगाया जाएगा। और टेररिस्ट एक्ट, कोई ऐसा व्यक्ति है जो टेररिस्ट एक्ट कमिट करता है, या ड्रग रिलेटेड क्राइम, कोई भी है जो मादक पदार्थ लेने का दोषी पाया जाता है उसे दोषी होने का संदिग्ध होता है उसे अरेस्ट करते समय हथकड़ी लगा सकता है। और इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन, यानी कोई व्यक्ति अपने गोला बारूद या आर्म और एम्यूनिशन रखता है अपने पोजेशन में, उसे गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा सकता है। मर्डर, कोई मर्डर का आरोपी है, रेप का आरोपी है, एसिड अटैक का आरोपी है, काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स का आरोपी है, जाली सिक्के बनाने का कोई आरोपी है उसे हथकड़ी लगा सकता है। एंड करेंसी नोट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है उसको हथकड़ी लगा सकता है। सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऐसा व्यक्ति जो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जो चिल्ड्रन के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस करता है। और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, या फिर स्टेट के अगेंस्ट कोई अपराध कर रहा है। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों में साफ साफ बताया गया इस एक्ट के द्वारा ही कि एक्ट के सेक्शन 43 के सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि कब और किन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी जो है वो गिरफ्तार करते समय या कोर्ट में लाते समय एक व्यक्ति को हथकड़ी पहना सकता है। तो चाहे यानी मेरे शब्द का प्रयोग किया गया है, चाहे तो हथकड़ी पहना सकता है या तो ना चाहे तो कोई बात नहीं। अगर अब आइए सेक्शन 43 के सब क्लॉज 4 में देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव ए राइट टू कॉज टू डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट accused of an offense punishable with death or imprisonment for life। इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 4 में बताया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और आज जो आजकल जो यूपी पुलिस जनरली कर रही है कि वो काउंटर अटैक में जो है यानी कि एक्यूज को गोली भी मार देती है, ऐसे केसेस तमाम देखने को आ रहे हैं। इसी सेक्शन में ऐसे पुलिस अधिकारी को प्रोटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर सेक्शन 4 में बताया गया है कि पुलिस जो है जब भी कभी एक्स्ट्रा पावर इनकाउंटर के दौरान करती है तो उसी सेक्शन में यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। जो ये क्लास ये कहता है कि अगर कोई अपराधी या एक्यूज है जिसने कि कोई ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस यदि डेथ और पेनाल्टी की सजा यानी लाइफ डेथ पेनाल्टी की सजा है से संबंधित क्राइम है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से संबंधित क्राइम है का अपराधी नहीं है, तो अगर इन दोनों का वो अपराधी नहीं है, साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से संबंधित मामले का दोषी नहीं है तो ऐसे स्थिति में पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उतना ही फोर्स का इस्तेमाल करेगा जिससे कि उसकी मृत्यु न हो जाए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिससे कि उसकी मृत्यु न हो जाए। अर्थात इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध किया है जिसमें कि सजा पनिशमेंट या डेथ या उम्र कैद है, तो ऐसे व्यक्ति में पुलिस अधिकारी को अधिकार है कि वो चाहे तो एक्स्ट्रा फोर्स का यूज करते हुए यानी कि ऐसी मृत्यु भी कैद कर सकता है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया, डायरेक्ट क्लॉज में कहा गया कि उतना ही अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें लाइफ
इम्प्रिजनमेंट और वो डेथ पेनल्टी की सजा नहीं है तो उतना ही यूज करे, उतना ही फोर्स यूज करेगा जितने से कि वो व्यक्ति की मौत ना हो जाए। लेकिन अगर इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि अगर मामला लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ का है तो पुलिस चाहे तो व्यक्ति की इनकाउंटर में उसकी चाहे तो गोला यानी क्रॉस फायरिंग में उसकी डेथ भी किया जा सकता है। इस सेक्शन में 4 में स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है जब भी कभी कोई भी पुलिस इनकाउंटर करती है तो इसी का वो सहारा लेती है कि उसने कोई काउंटर अटैक किया था, अतः काउंटर अटैक किया था, अतः पुलिस ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ का मामला बनता है तो वो चाहे तो एक्स्ट्रा पावर का इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति को इनकाउंटर भी कर सकता है। ये इसी सेक्शन 4 के अंतर्गत वो प्रोटेक्टेड हो जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा एक्स्ट्रा पावर का अगर फोर्स किया गया है। सेक्शन 5 में बताया गया है Save in exceptional circumstances, no women shall be arrested after sunset and before the sunrise। किसी भी अगर आपराधिक परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो कभी भी किसी भी महिला को सनसेट के बाद और सनराइज के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यानी कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी भी विमेन को गिरफ्तार करके थाने नहीं लाया जा सकता है। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, जहां पर भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करता है वैसी स्थिति में द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल, एक महिला पुलिस अधिकारी बाय मेकिंग ए रिटन रिपोर्ट, एक महिला पुलिस अधिकारी जो है सबसे पहला उसके खिलाफ एक रिटन रिपोर्ट बनाएगी और ऑब्टेन द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, और उसके बाद रिपोर्ट बनाकर जो है वो परमिशन से मजिस्ट्रेट के जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उससे परमिशन लेके ही किसी भी व्यक्ति को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले गिरफ्तार कर सकती है। अगर वो रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत करे और मजिस्ट्रेट इस दौरान गिरफ्तारी का आदेश दे तो उसे सनसेट के बाद और सनराइज के पहले भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन समान परिस्थितियों में जो है अगर उसे सनसेट के बाद और सनराइज के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 44 टॉक्स अबाउट द सर्च ऑफ ए प्लेस इंटर बाय ए पर्सन ट्राउड टू बी अरेस्टेड। ये बहुत ही सामान्य सेक्शन है दोस्तों। अगर पुलिस अधिकारी जो है किसी व्यक्ति को सर्च करने के लिए वो उसके पास कौन से पावर है। इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा व्यक्ति जो है वारंट के साथ अरेस्ट वारंट के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, जो किसी पुलिस अधिकारी को अरेस्ट करने की जो अथॉरिटी है, हैज रीजन टू बिलीव, यानी विश्वास करने का पर्याप्त कारण है दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, हैज इंटर, वो व्यक्ति ऐसे जगह पर है, इनटू और विद इन, ऐसे जगह पर है या उस जगह के भीतर है, एनी प्लेस, ऐसे स्थान पर, एनी पर्सन रिसाइडिंग है, जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं, और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल और डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज ए फोर्सेड और सच टू पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इंग्रेस देयर टू। आसान सा सेक्शन है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा कि जहां कोई व्यक्ति वारंट के साथ या कोई पुलिस अधिकारी जिसके पास अरेस्ट वारंट है उसे विश्वास करने का रीजन टू बिलीव है कि वह व्यक्ति जिसे वो अरेस्ट करने जा रहा है वह किसी ऐसे स्थान पर घुस चुका है, प्रविष्ट हो चुका है या उसके अंदर है, तो ऐसे जहां पर कि ऐसे स्थान में व्यक्ति निवास करते हैं या उस स्थान का कोई भारसाधक कोई व्यक्ति है, ऐसे स्थिति में पुलिस अधिकारी जो है उस व्यक्ति से जो उसका इंचार्ज है उस स्थान का, उससे मांग करेगा कि उसको प्रवेश करने में मदद करे। पुलिस अधिकारी मांग करेगा कि मेरे को अंदर आने आप दे, जो कि उस स्थान का मालिक है उसे कहेगा कि आप मुझे अंदर आने दें और उसके अंदर आके तलाशी लेने में वो सारी मदद उसको सुविधा दिलवाएगा। यानी कि जो भी किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई मालिक है और कोई व्यक्ति घुस गया है, अपने अरेस्ट को बचने के लिए वहाँ छिपा हुआ है, घुसा हुआ है, ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी जो है उस एरिया जो इंचार्ज है उस प्लेस का, उसे ये रिक्वेस्ट करेगा कि उसके पुलिस को अंदर आने दे और उस तलाशी के दौरान सारी सुविधाएं मुहैया कराए। साफ साफ यहाँ कहा गया ताकि पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को जो अरेस्ट करने आया उसे तमाम अरेस्ट करके वो ले जाए। सेक्शन 45 के क्लॉज 2 में कहा गया इफ इंग्रेस टू सच
place cannot be obtained under subsection 1, it shall be the lawful in any case for a person। यानी कि इस पूरे के पूरे क्लास को अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई उपरोक्त केस अगर है, जो अभी हम लोगों ने इस केस को देखा था सेक्शन 1 के अंतर्गत, कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस जो है वो अंदर आने के लिए जो जो स्थान है उसका इंचार्ज को या कि उस रेजिडेंस के मालिक को उसको आग्रह कर रहा है कि उसे अंदर आने दिया जाए, और उसे अंदर नहीं आने दे रहा है, मान लीजिए रिसिस्ट करता है कि नहीं वो पुलिस अंदर उसके घर ना घुस पाए, जिससे कि जो छिपा हुआ व्यक्ति है उसकी मदद हो पाए, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पुलिस अधिकारी जो है बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर घर के स्थान में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पे पुलिस को राइट है कि वो कोई भी बाहरी स्थान को तोड़कर या खिड़की से वो जबरदस्ती जो है वो इंटर कर ले। भाई जब वो मालिक जो है उसको अंदर आने नहीं दे रहा है, तो पुलिस को तो अपना काम करना ही है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही है, तो वो चाहे तो बाहरी और भीतरी दीवार को तोड़कर, दरवाजे को तोड़कर या खिड़की से जो है वो जबरदस्ती पुलिस इंटर कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं आगे से सेक्शन लिखा था, यहाँ 2 और क्लॉज महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रोवाइडेड क्लॉज भी कहा गया है कि यदि कोई महिला है, प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया, देखिए मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर 2 और क्लॉज है। यदि कोई ऐसी महिला है जो पब्लिक में नहीं आना चाहती, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था कि कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने 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 कस्टमरी लॉ के अनुसार, अपने कस्टम के अनुसार जो है वो बाहरी दुनिया में नहीं आती है, पब्लिक के सामने नहीं आती है, जिसको हम लोग कहते हैं वो पर्दानशीन स्त्री है। तो और जिस जगह पुलिस इंटर कर रही है उसको पता है कि यहाँ पर कुछ पर्दानशीन महिलाएं रहती हैं जो कि गिरफ्तार किए जाने व्यक्ति से भिन्न है। उस व्यक्ति को, उस महिला को गिरफ्तार नहीं करना है, बल्कि उस महिला के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, और उस घर में कोई ऐसी महिला पर्दानशीन रहती है। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उसके डिसेंसी को पूरा मेंटेन करते हुए उस कमरे से प्रवेश करने से पहले उस पर्दानशीन स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के स्वतंत्र है या वहां से बाहर चली जाए, ताकि वो कमरे के अंदर प्रवेश करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि पर्दानशीन स्त्री की मर्यादा को, उसके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए पुलिस अधिकारी सबसे पहले उससे आग्रह करेगा कि आप वहां से हट जाइए। जब वो वहां से हट जाती है तब पुलिस जो है उस घर में इंटर करेगा। और लास्ट सेक्शन यहाँ कहा गया है सेक्शन 44 के सब क्लॉज 3 में कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने, जिसे जो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया गया है, या कोई अन्य व्यक्ति किसी घर में या कोई ऐसे स्थान पर कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की से अगर घुसता है और अंदर बंधक बना लिया जाता है, मान लीजिए पुलिस अधिकारी किसी घर में गया और उसे निरुद्ध कर दिया गया घर के अंदर, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी के पास पूरा पर्याप्त है कि वो विधि पूर्व प्रवेश करने के बाद अगर उसे निरुद्ध किया गया है तो अपने आप को लिबरेट करने के लिए, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए जो है वो पर्याप्त बल का प्रयोग करते हुए वो किसी भी दरवाजे को या खिड़की को जो है वो तोड़कर जैसे घुसा है वैसे ही वो बाहर भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पुलिस अधिकारी को पावर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते समय अगर वो अरेस्ट करने वाला व्यक्ति भाग के किसी स्थान पर छिपता है तो पुलिस अधिकारी जो है सबसे पहले मालिक को कहेगा कि भाई मेरे को घुसने दिया जाए, और घुसने नहीं देता है तो पर्याप्त बल का प्रयोग करते हुए घर के अंदर घुस सकता है। और अगर पुलिस अधिकारी घर के अंदर घुसता है, उसको निरुद्ध किया जाता है, तो पुलिस अधिकारी के पास पावर है कि जैसे वो अंदर घुसा है उसी तरह से बाहर आने के लिए वो तमाम अपने पावर का प्रयोग, अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए तोड़कर वो खिड़की के दरवाजे को या खिड़की को तोड़कर वो जैसे घुसा है अंदर वैसे ही बाहर भी आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।